हे वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग एकेडमी बाय वर्षा। तो जैसा कि आपको पता ही है और काफ़ी लोगों ने मेरी पहली वीडियो को देखा भी होगा चैप्टर 1 की। तो उसके बाद हम क्लास 6 की चैप्टर 2 की वीडियो लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। फर्स्ट चैप्टर नेम है सजीव जगत में विविधता। तो यहाँ पर देखो, इन्होंने पहला जो चैप्टर है स्टार्ट जो यहाँ पर किया है वो श्लोक के साथ किया हुआ है कि यहाँ पर सजीव जगत में विविधता से मतलब है कि यहाँ पे जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं उनके बारे में बताया गया है, क्या क्या होती हैं, कैसे होती हैं, या हमें उनको किस तरीके से मतलब कंजर्व करके रखना चाहिए। और उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर ये इन्होंने श्लोक भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में, जिससे कि बच्चों में नेचर के प्रति एक कनेक्शन उनके बीच हो और वो जान सके कि नेचर के बिना मनुष्य या किसी भी जानवर का अस्तित्व बचना मुश्किल है, और हमारे पेड़ पौधों की रक्षा करना ये सब हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पर है हमारी लाइन, सैर का उद्देश्य प्रकृति में पौधों और जंतुओं की सुंदरता और विविधता का अनुभव करना है। सैर का जो उद्देश्य होता है सुंदरता और विविधता का अनुभव करना होता है, कि वहाँ पर हम जितनी भी चीज़ें हैं मतलब उनको सुंदरता को भी देखते हैं, और वहाँ पे डाइवर्सिटी जो विविधता मीन्स डाइवर्सिटी जो फैली हुई है जानवरों में, पेड़ पौधों में, कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ें किस तरह से होती हैं, कैसे दिखती हैं। नेक्स्ट, सभी जीवित प्राणियों का सम्मान करें और उनसे छेड़छाड़ न करते हुए उनका अवलोकन करें। विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के पौधे देखते हैं जिनमें घास, झाड़ियाँ और बड़े वृक्ष शामिल हैं। तो पौधे, यहाँ पर पौधे का टाइप बताने का इस लाइन को देने का यहाँ पर मतलब है कि पौधे के टाइप यहाँ पर बताए गए हैं कि पौधों में घास, झाड़ियाँ और बड़े वृक्ष होते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट यहाँ पर क्रियाकलाप दिया गया है, और यहाँ पर देखो टाइप्स दे रखे हैं फूल के प्लांट्स के, कि घास होती है, तुलसी है, गुड़हल है। और यहाँ पर फिर इन्होंने एक टेबल दी है कि हमारे आसपास जो उपस्थित विभिन्न पौधों का अवलोकन हम करते हैं वो किस तरह से होता है। कि सामान्य घास होती है, उसका तना कोमल पतला, पत्तियाँ आकृति अभिविन्यास, फूल होते हैं हमारे गुलाबी सफ़ेद होते हैं सामान्य घास के। आपने देखा भी होगा गमलों में कई बार हम लगाते हैं, कोई पिंक, रेड, छोटे छोटे से फूल हो जाते हैं, कई कई पत्तियाँ उनमें होती हैं, और उनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो हरी होती हैं। तुलसी कठोर और पतला उसका तना होता है, पत्तियाँ उसकी जोड़ी में होती हैं, सम्मुख होती हैं, और फूल आपने तुलसी के देखे होंगे गुलाबी और बैंगनी रंग के होते हैं, और पत्तियाँ हरी या काली हो सकती हैं। तुलसी, ये बहुत कॉमन फ्लावर्स हैं और ये पौधे हैं जो आपने आसपास कहीं ना कहीं अपने देखे होंगे, और हो सकता है आपके घर में भी लगे हुए हों। यहाँ पर इस टेबल से आपके मैचिंग के क्वेश्चंस बनाने के पूरे चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि सीटेट इसमें अपने मैचिंग के क्वेश्चन पेपर को थोड़ा डिफ़िकल्ट रखने के लिए या मॉडरेट रखने के लिए इस तरह के क्वेश्चंस को ऐड करता है, तो वो यहीं से ही उठाए जाते हैं। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से इस तरह की टेबल्स को, और आगे भी हमारे चैप्टर में आ सकती हैं चीज़ें, और आने वाले चैप्टर्स में भी आएंगी, तो आप इनको ध्यान से करिएगा, क्योंकि चैप्टर के बीच में से ही जो चीज़ें हम स्किप कर देते हैं वही आ जाती है। तो यहाँ पर ये जो खाली ब्लैंक्स जगह थी मैंने भरने की कोशिश की है। और जैसे तुलसी का मैंने बता दिया, गुड़हल के जो तना होता है वो कठोर होता है, पत्तियाँ लंबे डंठल में व्यवस्थित होती हैं, फूल लाल, पिंक, येलो, कई टाइप के गुड़हल आप देखने को मिल सकते हैं, अलग अलग तरह के पिंक भी होते हैं, येलो भी और लाल भी। और जो उनकी पत्तियाँ होती है वो काफ़ी चिकनी चिकनी सी होती हैं। नीम का जो तना होता है वो कठोर और मोटा होता है, और जो पत्तियां होती हैं इसकी आपने देखा होगा कि जो पत्तियों की शेप होती है कुछ जैसे हमारा ये होता है, तो एक दूसरे के आमने सामने इस तरीके से होती हैं, इस तरीके से बनी हुई रहती हैं वो पत्तियां हमारी। तो मतलब एक तरह से आप दे सकते हैं कि सम्मुख होती हैं एक दूसरे के, या आमने सामने होती हैं। और जो फूल होता है आपने देखा होगा कि ये पीले रंग का फूल होता है, कौन सा, पीला रंग का फूल होता है, और पत्तियों की सतह कैसी होती है, चिकनी होती है। इसके अलावा आप अन्य प्लांट्स को भी प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत मेरी आवाज़ से मेरी प्रॉब्लम हो रही हो तो थोड़ा सा प्लीज़ एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि मेरी तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं है, बट मैं आप लोगों के एग्ज़ाम के साथ रिस्क नहीं लेना चाहती, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ें और एनसीईआरटी को प्रॉपर तरह से फॉलो करें। आपको ये बहुत हेल्प करेगा। आप इसके अलावा आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेंगे। और जब मैंने भी एनसीईआरटी को ही फॉलो किया था
तो आप भी प्लीज़ एनसीईआरटी ही फॉलो करना, इसके अलावा और कोई बुक नहीं लेना या रीड करना। सिर्फ बहुत अच्छे से 1-2 बार आप रीड करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। इसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर पौधे हमारे विभिन्न प्रकार की विशेषता पाई जाती हैं, जैसे लंबा अथवा छोटा, कठोर अथवा कोमल तना, विभिन्न आकृतियों की पत्तियाँ, तने पर पत्तियों का विन्यास, फूलों के रंग, आकार और सुगंध में भिन्नता। तो यहाँ पर पौधों का प्रकार, यहाँ पर आपको इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा कि ये क्वेश्चन बन के आ जाएगा और ये सारे आपके ऑप्शंस में आ जाएंगे और एक आ जाएगा नन ऑफ द अबव, या ये सभी आ सकते हैं इस तरीके से। तो आपको क्या लगाना है कि अगर ये सभी वाला ऑप्शन आता है तो आप इसके वो कर सकते हैं, मतलब टिक लगा सकते हैं कि हाँ, और इसमें से ही इस तरह से क्वेश्चन बन के आ जाएगा। अगर आपको विशेषताएं पता होंगी, आपने पढ़ी हुई होंगी, तो आप बहुत इजीली उस आंसर को विद इन अ सेकंड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारे कुछ जंतु हैं, उनकी कुछ विशेषताएं होती हैं, कैसे होती हैं। ऊपर हमने प्लांट से रिलेटेड देखी थी, अब यहाँ पर इन्होंने जंतु से रिलेटेड चार्ट दे दिया है ये, कि जैसे कौवा है वो वृक्ष पे रहता है, उसका भोजन कीट होता है, गति का प्रकार उड़ना है, और अन्य चोंच में टहनी लिए हुए है, चींटी में मिट्टी और बिल में रहती है, पत्तियाँ बीज और कीट होती हैं, चलते हैं, चलने का चींटियाँ जो है मतलब गति का उनका प्रकार चलना होता है, और उनके पैर 6 होते हैं। गाय पे ज़मीन पर रहती है, भोजन है उसका घास और पत्तियाँ, गति चलना और दौड़ना है, और मतलब अन्य कोई लोग मतलब उनके जो पैर होते हैं वो 4 होते हैं, एक पूँछ होती है। यहाँ पे 4 का मतलब पैर से है, और ये हमारी पूँछ होती है एक, और हम उसके 2 सींग होते हैं। मतलब ये डिफरेंट, मतलब एक जानवर को जानने के ये तरीके यहाँ पर एक बच्चे को माइंड को ज़्यादा से ज़्यादा कि वो क्या थिंकिंग कर सकता है उसको दिखाने के लिए यहाँ पर चार्ट दिया गया है। बट आपके एग्ज़ाम में तो खैर इतना ईजी लेवल नहीं पूछा जाएगा, बट फिर भी अगर पेपर का लेवल ईजी होता है तो हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन यहाँ से भी सीटेड बना के दे दे, या फिर कुछ मॉडिफिकेशन करके दे सकता है। इसके अलावा अगर कोई आप अन्य टाइप का कोई जंतु लेते, जैसे मकड़ी है, उसका रहने का स्थान जाल, या उसका जो वो जाल बुनती है वो होता है, भोजन भी वो कीट करती है, चलते हैं, या फिर मतलब अपने जो उनका मतलब सलाइवा होता है उसका तार बना के और इधर उधर वो जाते हैं, और पैर भी उनके कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो आपने देखा कि कुछ जीव जंतु भूमि पर रहते हैं, जबकि कुछ अन्य वृक्ष पर रहते हैं, कुछ पक्षी वृक्षों पर रहते हैं, मछलियाँ जल में रहती हैं, मेंढक जैसे कुछ जंतु भूमि के साथ साथ जल में भी रहते हैं। जंतु द्वारा खाए जाने वाले भोजन और उनकी गति के प्रकारों में भी विविधता होती है। तो कॉमन सी बात है कि विविधता हो गई जब वहाँ पर रहने का, और उनके बॉडी टाइप अलग अलग है, तो उनके हर तरह से रहन सहन और खाने पीने में भी अलग अलग तरह की विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं। जहाँ देखिए जैसे टीचर्स है, ये अलग अलग टाइप की चीज़ें बच्चों से ड्रॉ करवा रही है, देख रही है कि यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, कैसे होती हैं, अलग अलग कैसे दिखती हैं। तो किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं की विविधता उस क्षेत्र की जैव विविधता का वही भाग है। किसी क्षेत्र की जैव विविधता में प्रत्येक सदस्य की एक अलग भूमिका होती है। जैसे पेड़ कुछ पक्षियों और जंतुओं को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं, जंतु फल खाने के बाद बीज फैलाने में सहायता करते हैं इत्यादि। पौधे और जंतु एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हाँ, ये क्वेश्चन भी यहाँ से बन के आ सकता है। देखो मैंने जितने भी पॉइंट्स हाईलाइट यहाँ पर किए हुए हैं ना, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन इन्हीं में से ही बनने के चांसेस है। देखो मैं पूरी रीड भी कर दूँगी तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपके लेवल का वो काम नहीं है, वो बच्चों के पर्पज़ से बुक बनाई हुई है, जो क्वेश्चंस या फिर एक्टिविटीज़ डाली हुई हैं। बट आपको क्योंकि एज अ टीचर वहाँ पर परफॉर्म करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको पता हो चीज़ें कि हमें बच्चों को कैसे डिलीवर करनी है। तो मेन वही है, और उससे भी मेन पर्पज़ है हमारा कि हमें पेपर पास करना है, तो हमें मेन पॉइंट्स पर ध्यान देना है। तो सिर्फ मैंने इसीलिए वो चीज़ें हाईलाइट्स की हुई हैं। आप पेशेंस के साथ प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को देखिएगा, तो आपको सच में बहुत हेल्प होने वाली है। और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइएगा, जिससे कि उन्हें भी हेल्प हो और उनके एग्ज़ाम में भी वो भी अच्छे से मार्क्स गेन कर सकें। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इन्होंने क्या दिया हुआ है
इन्होंने यहाँ पर दिया गया कि पौधे और जंतुओं के समूह बनाने में कुछ संभावित, यानी कि अगर हमें किसी पौधे या जंतु के समूह या ग्रुप को, उनको ग्रुप्स में डिवाइड करना है, उनको ये दिखाना है कि हाँ मतलब इस कैटेगरी के पौधे होते हैं, इस कैटेगरी में हमारे पशु होते हैं, तो किस किस बेसिस पर हम उनको अलग अलग कर सकते हैं या ग्रुप बना सकते हैं कि उनमें फूल हैं या नहीं है, उपस्थिति या अनुपस्थिति पे, तना उनका कठोर है या कोमल है, खाने पीने का स्वभाव कैसा है किसी जीव का, कोई स्वेल करता है, कोई च्यू करके खाता है, कोई आपका मतलब रूमिनेंट्स होते हैं हमारे ये बैल गाय वगैरह जो होते हैं। रहने का स्थान, कोई बिल में रहता है, कोई पेड़ पे रहता है, कोई ज़मीन पे रहता है, कोई पानी में रहता है। तो इन डिफरेंट टाइप्स के बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, अपने पौधों और जंतुओं को समूह बना सकते हैं। ठीक है, समूह बनाने से पौधों और जंतुओं को उनकी समानता और विभिन्नताओं के आधार पर समझना और अध्ययन करना सरल हो जाता है। तो ऐसा हम इसलिए करते हैं जिससे कि हमें उन्हें आसानी से समझ सके और उनका ईजिली अध्ययन हो सके। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। पौधों में उनके तने, पत्तियों, फूलों इत्यादि से संबंधित विशेषताओं में विभिन्नताएं होती हैं। विभिन्न पौधों के तने मोटाई, ऊंचाई और कठोरता में भिन्न होते हैं, जबकि पत्तियां आकृति, रंग, आकार और व्यवस्था में भिन्न होती हैं। पौधों के समूह उनकी ऊंचाई और तने के प्रकार के आधार पर शाख, झाड़ियाँ और वृक्ष के रूप में बनाए जा सकते हैं। जो पौधे होते हैं उनकी ऊंचाई और तने के आधार पर हम उन्हें शाख, झाड़ी, वृक्ष के रूप में हम उनको क्या कर सकते हैं, डिवाइड या कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पर अलग अलग हमारे ऊंचाई और तने के आधार पर हमारे पौधों के समूह बनाए जा सकते हैं। जैसे आम होता है, उसकी ऊंचाई क्या है, ये पतला है, मोटा है, झाड़ी में आता है, शाख में। देखो आपके आपके एग्ज़ाम के हिसाब से आम से रिलेटेड जैसे पूछ लेंगे कि मैचिंग दे दिए कि आम वृक्ष है, गुलाब शाख में आता है, झाड़ी में आता है, इस तरीके से आ जाएंगी चीज़ें। जैसे टमाटर होता है तो एक मीडियम साइज़ का होता है, और जो झाड़ी होती है वो थोड़ा उससे बड़ी होती है, और पेड़ आपको पता ही है काफ़ी विशाल होता है, अपने आप में बड़ा होता है काफ़ी। तो ये हमारी शाख होती हैं, ये हमारी झाड़ियाँ होती हैं कुछ इस तरह की। तो इस तरह से कुछ शाख, झाड़ी और मतलब पेड़ों का हमारा वो होता है। ठीक है देखने पर उनके तने में अंतर पाया जाता है। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं, उनके तने मोटे, कठोर, भूरे और काष्ठीय लकड़ी जैसे होते हैं। उनकी शाखाएं भूमि से दूर तने की कुछ ऊंचाई से निकलना आरंभ होती हैं। ऐसे पौधों को वृक्ष कहा जाता है। उदाहरण के लिए आम। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आम का एक पेड़ दिया गया है, भूरे रंग की इसकी आपकी ब्राउन कलर की मोटा तना दिया गया है। ठीक है, शाखाएँ भूमि से काफ़ी ऊपर जा कर के हैं, दूर हैं। ठीक है, और काफ़ी घना है और बड़ा है। ठीक है, तो इस तरह की जो हमारी पेड़ होते हैं हम उनको बड़े पेड़ मतलब कहा जाता है, मतलब वृक्ष प्रॉपर हम इसको कह सकते हैं। इसके बाद ये हमारी झाड़ी है, देखो गुलाब का पेड़ है, ये हमारा थोड़ा बुशी सा है, मतलब घना घना सा, कांटेदार है, और मतलब एक हद तक ये थोड़ा सा बढ़ेगा, उसके बाद इसकी ऊंचाई नहीं बढ़ेगी, बट इतना बड़ा ये नहीं हो पाएगा। और ये जैसे हमारी शाख है, टमाटर का पेड़ है, तो आप देखेंगे टमाटर का पेड़ सिर्फ एक सीमा तक बढ़ेगा, उसके बाद ये बढ़ना नहीं बंद हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी मेन कैटेगरीज होती हैं। इसके अलावा कुछ पौधों के तने वृक्षों की तरह ऊंचे नहीं होते। प्राय इस प्रकार के पौधों के अनेक भूरे रंग के काष्ठीय तने होते हैं, जो भूमि के निकट शाखाओं के रूप में निकलते हैं। तने कठोर होते हैं, लेकिन वृक्ष के तने जितने मोटे नहीं होते हैं। ऐसे पौधों को झाड़ी कहते हैं। उदाहरण के लिए गुलाब का पौधा। जैसा कि मैंने आपको इसमें भी बताया, अभी ऊपर मैं एक्सप्लेन कर रही थी कि सेम वही चीज़ें बताई गई हैं कि वो बड़े पेड़ों जितने नहीं होते हैं, बट उनसे थोड़े छोटे होते हैं, पर तना उनका जो शाख से तो थोड़ा मोटा होता है, बट वृक्ष से थोड़ा पतला होता है। झाड़ी जैसे होते हैं वो जैसे गुलाब का पौधा, इस अपने आसपास भी आप काफ़ी पेड़ देखते होंगे। गुलाब का पौधा है, या फिर बहुत तरह की हमारी मतलब बागवानी में भी इस तरह के पौधे यूज़ किए जाते हैं अपने बगीचे वगैरह को डेकोरेट करने के लिए। नेक्स्ट टाइप है हमारा, कुछ पौधे आकार में छोटे होते हैं और उनके तने कोमल और हरे होते हैं, इन्हें शाख कहा जाता है। उदाहरण के लिए टमाटर का पौधा। नेक्स्ट है कुछ पौधों के तने नेक्स्ट है हमारा कुछ पौधों के तने दुर्बल होते हैं और उनको ऊपर चढ़ने और बढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है। इन्हें आरोही लता या क्लाइंबर कहा जाता है।
कुछ पौधे भूमि के सतह पर फैलकर बढ़ते हैं, उनको विसर्पी लता कहते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे आपकी लौकी वगैरह की बेल होती है वो आपके खंभे पे ऐसे लिपटी रहती हैं, या मनी प्लांट की बेल होती है वो किसी के सहारे ऊपर चढ़ती है। अंगूर की बेलों को आपने देखा होगा, इस तरह से जाल बंधा हुआ रहता है तो ऐसे लटक के उस पर अंगूर लगते हैं, है ना। थोड़ा सा सॉरी ये गंदा सा हो गया, दोबारा बना देती हूँ। किस तरह से होती हैं, फिर उनके ऊपर ऐसे ऐसे अंगूर लटक जाते हैं नीचे, और फिर हम उनको खाते हैं या तोड़ लेते हैं। विसर्पिल होती है, जैसे पंपकिन होता है आपका, पंपकिन की ऐसे होती है, या ज़मीन पर ऐसे ऐसे ये बैठे रहते हैं। सॉरी एप्पल की शेप लग रही है, बट आप इसको एज अ पंपकिन कंसिडर कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे पड़े रहते हैं, इनको विसर्पी लता या क्रीपर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है पॉइंट, वेट एक मिनट। तो इसके बाद हमारे, हाँ देखिए, इसके बाद यहाँ पर हमारे हम यहाँ पर देखो आपकी प्लांट्स लीव्स आ चुकी हैं। यहाँ पर लीव्स को दिखाने का मतलब है कि अब हम लीव्स के बेसिस पर पेड़ों को या उनके टाइप्स को जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के उनके लीव्स होती हैं। देखो ये जैसे गुड़हल की पत्ती है, जालिका रूपी शिराविन्यास है यहाँ पर। ये समांतर शिराविन्यास है, केले की पत्ती है, घास की पत्ती है, इसमें समांतर। देखो यहीं से क्वेश्चन आपका फ्रेम हो सकता है कि जालिका रूपी गुड़हल की पत्तियाँ, समांतर शिराएँ केले की पत्तियाँ, समांतर शिराविन्यास युक्त घास की पत्तियाँ। तो इस तरीके से भी ना कॉम्बिनेशन बन सकता है, या फिर आपका अजर्शन वगैरह में आ जाता है। इस तरह के क्वेश्चंस आपने सीटेट में भी देखे होंगे, अब आने लगे हैं। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं उसमें, ठीक है। तो आपको यही चीज़, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी तो आप लोग देखो मोटी मोटी चीज़ें कर लोगे, बट कई बार हम छोटी चीज़ें छोड़ देते हैं और वही एग्ज़ाम में आ जाती है, तो इन्हीं पर फोकस करना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, देखते हैं हम। पौधों की पत्तियों पर पतली रेखाओं को शिराएँ कहते हैं। शिराओं द्वारा दर्शाए गए पैटर्न को शिराविन्यास कहा जाता है। ये जो पतली आप देख रहे हैं ना, ये इस तरह की बनी हुई हैं, ये आपकी शिराएँ हैं, और इस तरह के पूरे पैटर्न को हम क्या कह रहे हैं, शिराविन्यास कहा जाता है, ठीक है ना। तो इस वाले पॉइंट में ये बातें कही गई हैं। नेक्स्ट है, कुछ पत्तियों में मोटी मध्य शिरा के दोनों ओर शिराओं का एक जाल जैसा पैटर्न देख सकते हैं। इस पैटर्न को जालिका रूपी शिराविन्यास कहा जाता है। उदाहरण के लिए गुड़हल की पत्तियाँ। देखो अगर आपका बिल्कुल इस तरह से है, एक इसमें से भी निकल रही है, यूँ भी निकल रही है, ऐसे भी जा रही है, मतलब मिड के बाद भी अगर ये ऐसे पार्ट होकर के भी अलग अलग ऐसे निकल रही है ना, तो ये जालिका रूपी विन्यास है। कैसा है ये जालिका रूपी विन्यास है, ठीक है। कुछ पत्तियों में शिराएं समांतर चलती हैं, इस पैटर्न को समांतर शिराविन्यास कहा जाता है। उदाहरण के लिए केले और घास की पत्तियां। अब देखो आप जैसे केले के पत्ते में बिल्कुल समांतर हैं, इसमें से कोई अलग से इस तरह से कुछ नहीं जा रहा है ना। तो क्या है कि ये वाला और सेम घास में भी बिल्कुल समांतर तरीके से चल रही हैं, कुछ अलग से नहीं निकल रहा। तो ये क्या है आपका, ये आपका समांतर शिराविन्यास, ठीक है। सॉरी वंस अगेन, मतलब मेरी बहुत ज़्यादा मुझे कोल्ड हो रखा है, तो मुझे प्रॉब्लम हो रही होगी शायद आप लोगों को, तो प्लीज़ आप एडजस्ट करिएगा। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारी जड़। अब आती है, देखो अभी हमने पौधों का टाइप देखा था ऊपर की साइड से, थोड़ा सा रिवीजन ले लेते हैं, है ना। ऊपर की तरफ से कि देखने में कैसे होते हैं, कि शाख होती है, झाड़ होती है, पेड़ होते हैं, क्रीपर होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं। फिर उसके बाद हमने पत्तियों के बारे में पढ़ा कि पत्तियाँ हमारी समांतर और जालिका विन्यास जैसी होती हैं, ठीक है। इसके बाद अब हमारा आता है जड़। जड़ के बेसिस पर हम किस तरह से पौधों को मतलब कैटेगराइज कर सकते हैं, या उनका पहचान की जा सकती है कि कौन सा पौधा किस तरह का है। तो देखिए जैसे कि ये सरसों का पौधा है और इसमें मूसला जड़ है। कौन सी जड़ है, मूसला, यानी कि एक मेन जड़ से हमारी अलग अलग क्या है, और जो हमारी मतलब सेकेंडरी रूट्स निकल रही हैं, ठीक है। ये हमारी घास का पौधा है और इसमें से हमारी जो रेशेदार है, इसमें कोई मेन रूट नहीं है, इसमें अलग अलग से सारी ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी निकली हुई हैं। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी रेशेदार जड़ तंत्र है, ठीक है। इसी तरह सरसों के पौधे में की जड़ में एक मुख्य जड़ होती है जिससे छोटी छोटी पार्श्व जड़ें निकलती हैं। ऐसी जड़ों को मूसला जड़ कहते हैं। मूसला जड़ वाले एक अन्य पौधे का उदाहरण गुड़हल भी है, यानी कि गुड़हल के पौधे में भी आपकी क्या मिलेगी, मूसला जड़ मिलेगी। इसके बाद एक सामान्य घास पौधे की जड़ें समान माप की पतली जड़ों के गुच्छों के रूप में दिखाई देती हैं जो तने के आधार से निकलती हैं। ऐसी जड़ों को झकड़ा या रेशेदार जड़ कहते हैं, ठीक है। झकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ कहते हैं, जो फाइब्रस रूट होती हैं, ठीक है। तो इस तरह की हैं। इसके बाद यहाँ पर
हमारे जैसे कि लेमन घास, ज्वारांकुश, गेंदा, सदाबहार, पेरिविंकल और अन्य पुष्पीय पौधे हो सकते हैं। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि हमारे जो पुष्पीय पौधे हैं, यानी कि इन पौधों पर हमारे पुष्प लगते हैं, तो इन्हें हम पुष्पीय पौधे कहेंगे। ठीक है। और यहाँ पे देखो अगेन एक टेबल दी हुई है कि पत्ती और उनकी शिराविन्यास और जड़ों के आधार पर हमें बताना है कि कौन सी जड़ किस पौधे में किस तरह की तो जड़ हो सकती है, किस तरह का उनका पत्तियों का लीफ का पैटर्न हो सकता है। ठीक है। जैसे लेमन घास होती है, तो लेमन घास में हमारा क्या है कि पत्तियां समांतर होती हैं और जड़ झकड़ादार होती हैं। इसके बाद हमारा गेंदा होता है जालीदार, हमारी इसकी जाली का विन्यास होता है, झगड़ा जड़ होंगी फिर अगेन। सदाबहार में क्या होगा, सदाबहार में भी हमारी जालीदार होगी और इसमें हमारा मूसला जड़ होती है। गुलाब में हमारी जालीदार विन्यास होता है और मूसला जड़ होती है, मतलब एक मेन रूट होती है। जो गेंदा होता है, सॉरी यहाँ पे शायद मैंने देखो जो समांतर होगी हमेशा उसमें ना ये गलत हो गया है शायद, समांतर होगा यहाँ पे, क्या होगा समांतर, क्योंकि ना देखो इसमें ना ये होता है कि अगर किसी पेड़ की मेन रूट है और उससे अब हमारी सेकेंडरी रूट निकल रही हैं, ठीक है, तो उसका जो पत्ती का पैटर्न होगा ना वो कुछ इस तरह से होगा, मतलब एक पत्ती के इधर उधर भी मतलब जो अलग से निकली हुई होंगी ना ये जो हमारा लीफ का जो पैटर्न होगा वो इस तरह का होगा। और जो हमारी समांतर होती हैं, मतलब जिसमें बिल्कुल सेम होंगी, इधर भी बिल्कुल इधर बिल्कुल पैरेलल चलेंगी या समान होंगी, तो उसमें हमारी क्या होती हैं ये, मतलब जो उसका लीफ का पैटर्न होता है वो समांतर होता है या एकसार होता है, बिल्कुल अलग अलग नहीं होता, ऐसे ऐसे नहीं निकली होती है उनमें। ठीक है, हमने जैसे ऊपर भी पढ़ा, तो इसके बेसिस पर भी क्या हो सकता है कि हम लोग डिवाइड कर सकते हैं अपने उसको पेड़ों को, उनकी पत्तियों को और उनकी जड़ों को। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, फिर भी देखिए आप अपने बिहाफ पर भी इस टेबल को खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, अपने बिहाफ पर भी थोड़ी मेहनत करने की कोशिश कीजिएगा, उससे आपकी जो नॉलेज है और भी ज़्यादा अच्छी होगी और आपको उसे याद रखने में भी मतलब आसानी होगी, क्योंकि वो चीज़ आपने खुद से की हुई होगी। इसके बाद है सदाबहार के पौधे में मूसला जड़ें और पत्तियों में जाली का रूपी शिराविन्यास होता है। देखो यहाँ पर भी बता हुआ है सदाबहार के पौधे में मूसला तो जड़ होती है, यहाँ पे सदाबहार के पौधे में मूसला जड़ होगी और जाली का रूपी क्या होगा, शिराविन्यास होगा। ठीक है, जाली का रूपी सॉरी यहाँ पर ना मैंने फिर से अगेन मिस्टेक कर दिया है यहाँ पे, सॉरी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई हूँ, तो प्लीज़ आप लोग को मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहती। देखो यहाँ पर इन्होंने अच्छे से इस चीज़ का, यहाँ पर जो भी चीज़ें दी हुई हैं बताया हुआ है कि जो सदाबहार का पौधा होता है उसमें मूसला जड़ होगी और पत्तियाँ कैसी होंगी, जालीदार होंगी। ठीक है, हमने सीखा है कि जो मूसला जड़ होती है मतलब एक प्राइमरी रूट से सेकेंडरी रूट्स निकली होती है, उसकी जो लीफ होंगी वो इस तरीके से होंगी कि मतलब जो मेन लीफ के जो बीच में मिड वेन होती है उसके साइड से जो शिराएं निकली होती है उनसे भी कुछ ना कुछ ऐसे छोटी छोटी वेन्स निकली हुई होती हैं। ठीक है, लेमन घास के पौधों में झकड़ा और पत्तियां समांतर शिराविन्यास की होती हैं। समांतर जिन पौधों में जाली का रूपी शिराविन्यास और उनकी जड़ें मूसला, जबकि समांतर शिराविन्यास में झकड़ा जड़ें होती हैं। ये अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं भी कंफ्यूज हो रही हूँ, जबकि मैंने चीज़ ऑलरेडी पढ़ी हुई है, बट आप भी कंफ्यूज हो सकते हो, है ना। तो प्लीज़ आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा और एक बार अपनी नॉलेज को थोड़ा सा और मतलब एक दो मतलब पिक्चर्स देख लीजिएगा। और मैं कोशिश करूँगी कि जो भी चीज़ें मैं आपको समझा रही हूँ उनकी पिक्चर से भी ऐड किया करूँ, जिससे आपको और थोड़ी ज़्यादा हेल्प हो। वैसे यहाँ पर NCERT में दी हुई है बट वो थोड़ी ऊपर चली गई है, बट फिर भी मैं और आपके लिए ईजी बनाने की पूरी कोशिश करूँगी वीडियोज़ को। तो फिलहाल आप ऐसे ही समझिएगा इसको। सामान्य जिन पौधों में होती है हो गया हमारा चने का पौधा मूसला जड़ और पत्तियों में जाली का रूपी शिराविन्यास का एक उदाहरण है। गेहूं का पौधा झकड़ा जड़े, पत्तियों में समांतर शिराविन्यास का उदाहरण है। गेहूं में भी हमारी झकड़ा जड़ होती है और पत्ती कैसी होती है, उसकी समांतर विन्यास होगा, मतलब इस तरह से होगा, ये समांतर विन्यास होगा बिल्कुल इस तरीके से, इस तरह से। ठीक है, मतलब अलग से कोई और नहीं निकल रही होंगी रूट्स उसमें, सॉरी वेन्स जो हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा यहाँ पर आता है बीज के टाइप पर। देखो हमारा जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गई, अब हमारा कौन सा टाइप आता है, बीज वाला टाइप, कि बीज के टाइप के आधार पर आप पौधों को किस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। तो इसमें पहला है हमारा द्विबीजपत्री बीज नेक्स्ट है हमारा एक बीजपत्री बीज।
जैसे कि मक्का। तो चने के बीज अपने बीज आवरण के अंदर 2 भाग में विभक्त होते हैं। प्रत्येक भाग को बीजपत्र कोटिलिडन कहा जाता है। जिन पौधों के बीजों में 2 बीज होते हैं उन्हें द्विबीजपत्री डाइकोटिलिडन या डाइकोट कहा जाता है। मक्का के बीज में एक पतला बीजपत्र होता है। ऐसे बीज वाले पौधों को एक बीजपत्री मोनोकोटिलिडन मोनोकोट कहा जाता है। ठीक है, यानी कि आपने देखा होगा चना जब आप खाते होंगे कुछ इस तरह की शेप का होता है और इस तरह से होता है। जब आप उसको तोड़ते हैं तो वो इस तरह से 2 भागों में टूट जाएगा, मतलब उसको पार्ट करेंगे तो वो ऐसे अलग अलग हो जाएगा, तो वो द्विबीजपत्री है। ठीक है, और उसका जो बाहर का मतलब या फिर हम उसको कहेंगे कि क्या है, वो डाइकोटिलिडन है। और आपने मक्का का बीज देखा होगा तो वो कुछ इस तरह का होता है बाहर से और अंदर से इन्होंने इसको दिखाया गया है, तो वो एक ही होता है। उसको हम अलग करना चाहेंगे तो वो अलग नहीं होगा, हम उसको काट सकते हैं बट वो डिवाइड वैसे नहीं हो सकता खुद से अलग अलग, उसमें कोई पार्टीशन नेचुरली नहीं होता है। ठीक है, तो हम उसे कहेंगे कि एक बीजपत्री या मोनोकोटिलिडन। ठीक है, द्विबीजपत्री पौधों में जालिका रूपी शिराविन्यास और मूसला जड़ तंत्र होता है, जबकि एक बीजपत्री पौधों में समांतर शिराविन्यास और जकड़ा जड़ तंत्र होता है। देखो अब यहाँ पर आपको 3 चीज़ें मिल गई हैं कि द्विबीजपत्री पौधा है तो जालिका रूपी विन्यास होगा और जड़ कैसी होगी, मूसला। ठीक है, द्विबीजपत्री, जालिका रूपी विन्यास, मूसला, जड़। एक बीजपत्री होने से क्या होगा कि समांतर शिराविन्यास और झकड़ा जड़ तंत्र, है ना, फाइब्रस रूट्स होंगी। तो यानी कि बीज से, है ना, बीज से भी हम क्या कर सकते हैं कि अपने जो प्लांट है हमारा उसका पता लगा सकते हैं कि जो हमारा प्लांट है वो किस टाइप का है, मतलब उसकी जो जड़ें हैं, यानी कि प्लांट्स को आपने देखा, एक पौधा आपने उठाया और उठाने के बाद में आपने क्या करा कि उसको देखा कि भाई इसका तो एक ही बीज है। अच्छा, एक ही बीज आपके माइंड में तुरंत क्लिक करेगा, यानी कि इसका जो विन्यास होगा पत्तियों का वो समांतर शिरा विन्यास होगा। जो इसकी जड़ें होंगी, यानी कि जो इसकी जड़ें होंगी वो भी क्या होंगी, फाइब्रस रूट्स होंगी, वहाँ पर कोई मेन प्राइमरी रूट नहीं होगी, है ना। तो आप डायरेक्टली पौधे के बीज को देख करके ऊपर से ही उसको ये बता सकते हैं या देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, मिनट में इसको रफ कर देती हूँ, पूरा पेज गंदा हो जाएगा। हाँ, इसके बाद हमारा आगे क्या दिया गया है, यहाँ पे देखो डिफरेंट चीज़ें दिखाई गई हैं और ये बताया कि देखो प्लांट किस तरह से होते हैं या फिर किस तरह का यहाँ पे तंत्र दिखाया गया है कि जंगल में ये सब प्लांट्स हैं, पौधे हैं, पानी है, डिफरेंट टाइप के जीव हैं, किस तरह से उड़ रहे हैं, खा रहे हैं, रह रहे हैं। तो जंतुओं में यहाँ पर क्या है, विविधता दिखाने की कोशिश की गई है कि कोई एक टाइप के यहाँ जंतु या पेड़ नहीं है, अलग अलग तरह के यहाँ पर जंतु रह रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे फिर वही जंतुओं की गति और उनके हिसाब से यहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं कि चींटी है वो चलती है, उसकी टांगें भी होती हैं, बकरी है वो चलती है और कूदती है, उसकी भी टांग होती है, कबूतर है वो उड़ता है, उसके पंख होते हैं, मक्खी हमारी चलती है और उड़ती है, उसके भी पैर और पंख होते हैं, मछली हमारी तैरती है, उसके भी हमारे पंख होते हैं। ठीक है, इसी तरह से क्या है कि बहुत सारे हम अगर जीवों को अपने आसपास ऑब्जर्व करेंगे तो इतनी सारी चीज़ों को आप समझ ही लेंगे कि ये किस तरह का जीव कोई कैसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है विभिन्न जंतुओं में अलग अलग प्रकार की गति होती है। जंतु उड़ सकते हैं, दौड़ सकते हैं, रेंग सकते हैं, चल सकते हैं, कूद या फांद सकते हैं। ये जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए शरीर के विभिन्न अंगों का उपयोग करते हैं। इनके पास और दूसरे अंग हो सकते हैं जिन्हें चलने में सहायता करते हैं। अनेक जंतु आकृति और आकार, संरचना, रंग एवं अन्य विशेषताओं में भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ठीक है, यानी कि जंतुओं की आकृति, आकार, संरचना के बेसिस पर हम एक दूसरे को उन्हें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक वैज्ञानिक परिचय दिया गया है, ये है जानकी अम्माल। ठीक है, 1997 का बर्थ हुआ था, 1984 तक में इनकी डेथ हो गई थी। ये एक भारतीय वनस्पति शास्त्री थी, पर्यावरण संबंधी कार्यों में समर्पित थी। उन्होंने भारत के पौधों की समृद्ध जैव विविधता का प्रलेखन, संरक्षण करने में सहायता की। उन्होंने साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण प्रमुख के रूप में उन्हें भारत में पौधों की विविधता का प्रलेखीकरण करने के लिए कार्यक्रमों की शुरुआत की। तो यहाँ पर देखो आप ये सोच सकते हैं कि
जो ये जानकी अम्माल जी थी, इन्होंने वनस्पति शास्त्री थी, पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा समर्पित थी और जो पौधों में जितनी भी डाइवर्सिटी होती है या जैव विविधता होती है उसके लिए उन्होंने काम किया, काफ़ी हेल्प की, साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन किया। यहाँ पर अगेन आपका एक क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि जो जानकी अम्माल है वो किस चीज़ से रिलेटेड हैं या किस फील्ड से रिलेटेड हैं, तो आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और आपको अगर आपने ये पॉइंट, ये पूरा पैराग्राफ अच्छे से रीड करा होगा तो आप उसका सही टिक विद इन अ सेकेंड कर देंगे। ठीक है, मैं बार बार कह रही हूँ, प्लीज़ आप मेरी क्लास को बहुत अच्छे से देखिएगा। आप इस बात पर मत जाइएगा मेरी वॉइस किस तरह से आ रही है या फिर कुछ चीज़ें होंगी शायद मैं नहीं बता पा रही हूँ, बट ये क्योंकि एनसीईआरटी है और इसमें जो एक एक लाइन है उसी से ही क्वेश्चन अपने आप में कई तरह से फ्रेम हो सकता है, तो प्लीज़ आप सिर्फ उस पर फोकस कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अगेन यहाँ पर दिखाई है कि सफलता की कहानी, साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन। यह केरल में पालक्काड़ जनपद के एक जंगल की वास्तविक कहानी है। यह अछूते सुंदर आर्द्र सदाबहार जंगल की समृद्ध जैव विविधता को संरक्षित करने के विषय में है। प्रसिद्ध साइलेंट को आमजनों द्वारा चलाए गए अद्वितीय आंदोलन द्वारा बचाया गया था, जो जंगल के आसपास भी नहीं थे। यह संघर्ष कुंतीपुड़ा नदी के समीप एक जल विद्युत बांध के प्रस्ताव के विरुद्ध 10 वर्षों तक जारी रहा। यानी कि वहाँ पर कुंतीपुड़ा कोई नदी थी, वहाँ पर जल विद्युत बांध बनाया जाना था, जिसके विरोध में 10 वर्षों तक यह सब चला। उसके बाद काफ़ी वहाँ पर जागरूकता कार्यक्रम हुए, समाचार पत्रों में सेमिनार वगैरह, न्यायालय में याचिका अपील हुई और इस प्रकार यह जो आंदोलन है साइलेंट वैली को बचाने में सफल रहा। यानी कि कुल मिलाकर के वहाँ पर जो पर्यावरणविद थे हमारे, उनकी सफलता हुई और वहाँ पर साइलेंट वैली को जल विद्युत बांध बनाने से बचा लिया गया। ठीक है ना, क्योंकि जब कोई एक बांध बनता है तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर लॉस होता है, तो जिसकी वजह से वहाँ की जो जितनी भी डाइवर्सिटी है, प्लांट्स हैं, चाहे वो जीव हैं या प्लांट्स हैं, तो वो बहुत बड़ा नुकसान होता है प्रकृति के लिए। तो वहाँ पर उस चीज़ को क्या है, बचा लिया गया इस आंदोलन के विरुद्ध। ठीक है, तो आगे यहाँ पर देखा गया कि विभिन्न परिवेश में पौधे और जंतु की मतलब वो किस तरह से होते हैं, कैसे रहते हैं, उनका बॉडी टाइप। ठीक है, यहाँ पर है मछली जल में रहती है, जल में गति करने के लिए उसके धारा रेखित स्ट्रीमलाइन शरीर और पंख फिन होते हैं। बकरी घास वाले क्षेत्र में रहती है, टांगों की सहायता से चलती है। जंतुओं के आकार एवं आकृति भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ऑब्वियसली सभी जानवर एक से तो होते नहीं है, कोई कैसा होता है, कोई कैसा दिखता है, किसी की बॉडी इस टाइप की होती है, किसी की बॉडी इस टाइप की होती है ना, तो इस तरह से होते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, यहाँ पर अगेन फिर से टेबल दी गई है कि अगर ऊँट है तो वो पर्वतीय क्षेत्र में रहेगा, मछली है तो महासागर में रहेगी, पर्वतीय क्षेत्र में हमारे देवदार के वृक्ष पाए जाएंगे, जंगल में हमारा शेर पाया जाता है, और हमारे जो कैक्टस होंगे या मरुस्थल में मोटे पौधे होते हैं वो मरुस्थल में पाए जाएंगे, इस तरह के। तो इन्हें पढ़ते हैं हम आगे। क्या दिया हुआ है कि एक प्रकार के क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु अन्य प्रकार के क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं से भिन्न होते हैं। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि एक जगह जो हमारा जानवर मिला है दूसरी जगह भी वो जानवर सेम उसी तरह से रह रहा हो, है ना, तो उनके रहन सहन अलग अलग हो सकते हैं। तो राजस्थान के मरुस्थल में मोटे और मांसल तने वाले नागफली के पौधों को देखा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश में हिमालयी क्षेत्र में देवदार के वृक्ष, और ये वृक्ष शंक्वाकार होते हैं और इनकी शाखाएं लचीली और झुकी हुई होती हैं। ठीक है, अलग अलग क्षेत्र में पाए जाने वाले ये दोनों प्रकार के पौधे एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र में बहुत कम जल उपलब्ध होता है। शुष्क मरुस्थल दिन में अत्यधिक गर्म और अत्यधिक रात्रि ठंडी अत्यधिक होती हैं, इसलिए आपको इन क्षेत्रों में ऐसे पौधे जंतु मिलेंगे जो दिन के समय अत्यधिक गर्मी और रात्रि के समय अत्यधिक ठंड वाली परिस्थिति में रह सके। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधों के मांसल तने जल को संग्रहित कर सकते हैं और उन स्थानों की गर्मी परिस्थितियों को सहन करने में पौधे की सहायता करते हैं। ठीक है, यानी कि वहाँ के जोग्राफिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग वहाँ के जो प्लांट्स होते हैं वहाँ के एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर लेते हैं, और अपनी जो कैक्टस पौधे होते हैं वहाँ पर क्या होता है कि जो उनके तने होते हैं वो हरे रंग के होते हैं, पत्तियाँ नहीं होती हैं, जिससे कि पानी ज़्यादा इवेपोरेट ना हो, और वहाँ पर पानी को वो अपने तने में स्टोर कर लेते हैं। जो जड़ें होती हैं वो काफ़ी गहराई तक होती हैं ज़मीन से, जिससे वो पानी एब्जॉर्ब करते हैं। और जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र के पौधे होते हैं वो शंक्वाकार होते हैं, ठीक है, और फ्लेक्सिबल होते हैं कि बर्फ़ इजीली उन पर गिरे तो वो नीचे आराम से नीचे गिर पड़े और प्लांट्स पर कोई भी हमारी बर्फ़ जमी हुई ना रह सके। ठीक है, इसके बाद है
हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत ठंडे पर्वतीय क्षेत्रों में प्राय हिमपात होता है। ऐसी परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए कुछ वृक्षों की बनावट होती है जिन पर बर्फ नहीं टिकती बल्कि आसानी से फिसल सकती है। देवदार के वृक्षों को शंखों का आकृति और नीचे झुकी हुई शाखाएं आसानी से ऐसा करने में सक्षम बनाती हैं। बिल्कुल सेम यही चीज़ें मैंने आपको अभी बताई हैं, ठीक है, इस पैराग्राफ के पढ़ने से पहले। इसके बाद है कि राजस्थान के गर्म स्थल में जो ऊँट होता है और लद्दाख में जो ठंडे स्थल में जो ऊँट होता है, आप उनमें डिफरेंस देख सकते हैं। देखिए, ये मरुस्थल का ऊँट है और ये वाला जो ऊँट है वो है आपका ठंडे इलाके में रहने वाला। तो इस वाले ऊँट के पास आप देखो दो कुबड़ है, दो कुबड़ है। इसके पैर देखो आप किस तरह के हैं, ये देखो इसके पैर कैसे हैं, थोड़े छोटे से हैं। इसके पैर कैसे हैं, देखो थोड़े गद्देदार है, थोड़े चौड़े हैं। और क्या है यहाँ पर, एक ही इसका क्या है, आपका कुबड़ है ना। देखो है दोनों ऊँट है, बट जगह दोनों अलग अलग होने की वजह से इनकी बॉडी क्या है, उस एनवायरनमेंट, उस ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग क्या है, एडजस्ट हो गई है, या वहाँ के पर्यावरण को अडेप्ट यहाँ पर या अनुकूलित ये हो गए हैं वहाँ पर, है ना। तो देखो ये चीज़ें हुई हैं। तो पढ़ते हैं हमें भी इसके बारे में कि ये क्या है। गरम एक मिनट रुकिएगा। हाँ, गर्म मरुस्थल के ऊँटों के पैर लंबे होते हैं जिनमें चौड़े खुर होते हैं। ये ऊँट लंबे पैर और चौड़े खुर वाले ऊँटों को रेतीली मरुस्थल की रेत में बिना धंसे चलने में सहायता करते हैं। दूसरी ओर ठंडे मरुस्थल के ऊँटों की ऊंचाई और पैर गर्म मरुस्थल के ऊँटों की तुलना में छोटे होते हैं। ये छोटे पैर उन्हें ठंडे पहाड़ी मरुस्थलीय क्षेत्रों में आसानी से चलने में सक्षम बनाते हैं। मरुस्थलीय परिस्थितियों में भोजन सहजता से उपलब्ध नहीं होता। ऊँट अपने कुबड़ में भोजन संचित करता है। गर्म स्थानों में ऊँट में एक कुबड़ होता है जो भोजन की कमी के दौरान उन्हें जीवित करने में सहायक होता है। ठंडे मरुस्थल के ऊँटों में 2 कुबड़ होते हैं। ये दोनों कुबड़ सर्दियों के अंत में के दिनों में छोटे हो जाते हैं क्योंकि ठंडे मरुस्थल में अधिक भोजन उपलब्ध नहीं होता है और उस समय उन्हें कुबड़ों में संचित भोजन का उपयोग करना पड़ता है। उनके सिरों से लेकर गर्दन के निचले भाग तक लंबे बाल होते हैं जो लद्दाख के बर्फीले मौसम में उनको जीवित रहने में सहायक होते हैं, है ना। तो आप देख सकते हैं कि देखो यहाँ पर हमारे जो दोनों ही ऊँट है बट ज्योग्राफी की अलग अलग होने के हिसाब से उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है दोनों वो भी अलग अलग है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है कि ऊँट कम मात्रा में मूत्र विसर्जन करते हैं। उनका गोबर सूखा होता है, पसीना भी नहीं आता। ऊँट अपनी शरीर से बहुत अधिक पानी का त्याग नहीं करते हैं। बिना जल पिए भी वो कई दिन रह सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट, नीलगिरी के शोला वन में देखें खूबसूरत लाल फूल वाले बुरांस रेडोडेंड्रान की बुरांस की ऊंचाई कम होती है। उनके पत्ते छोटे होते हैं ताकि वे पहाड़ की चोटियों पर तेज हवाओं में जीवित रह सके। सिक्किम पास के पहाड़ों में बुरांस के लंबे पौधे होते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले बुरांस के पौधे भी उन क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए विभिन्न विशेषताएं प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि दोनों ही ये बुरांस के पेड़ हैं, ठीक है, पर वो कहाँ पर है, हिमालय में। ये कहाँ पर है, सिक्किम में है, ठीक है। बट देखो दोनों के फूल भी अलग हैं, सब कुछ, बट उसके बावजूद भी क्या है, क्योंकि ज्योग्राफी यहाँ की अलग है, यहाँ की अलग है, तो इस वजह से क्या है कि इन्होंने वहाँ का एनवायरनमेंट अडॉप्ट कर लिया है और उसके अकॉर्डिंग अपना बॉडी स्ट्रक्चर को बना लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये है। नेक्स्ट है, विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं में की अपनी विशिष्ट विशेषताएं होती हैं जो उन्हें जीवित रखने के लिए सक्षम बनाती हैं। ये विशिष्ट विशेषताएं जो पौधों और जंतुओं को किसी विशेष क्षेत्र में जीवित रहने में सक्षम बनाती हैं उन्हें अनुकूलन कहा जाता है। बिल्कुल वही चीज़ मैं आपको जो बता रही थी यहाँ पर दी गई है कि किसी भी विशिष्ट जीवित रहने के लिए जो विशेष विशेषताएं जो पौधों और जंतुओं को किसी विशेष क्षेत्र में जीवित रहने के लिए सक्षम बनाती है उसे अनुकूलन कहती हैं। वही मतलब है कि वो जिस भी एरिया में रह रहा है उसी के हिसाब से अपनी बॉडी स्ट्रक्चर को बना लेगा, उसकी बॉडी वैसे ही डेवलप्ड हो जाएगी। देखो ये चीज़ें कोई 1-2 साल में नहीं होती हैं, बट पीढ़ी दर पीढ़ी कोई भी जानवर होगा, प्लांट होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होगा, उनमें उस ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग क्या होगा कि इस चेंज उनकी बॉडी में आते जाएंगे और वो वहाँ के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग पूरी तरह से एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद है, देवदार के पेड़ का आकार, बुरांस की ऊंचाई ऐसे अनुकूलन है जो उन्हें पर्वतीय क्षेत्र में जीवित रहने में सक्षम बनाते हैं। वह स्थान जहाँ पौधे और जंतु रहते हैं उनका आवास कहते हैं। उदाहरण के लिए समुद्री कछुओं का आवास समुद्र या महासागर है। ऊँट का आवास गर्म ठंडा मरुस्थल है और बुरांस का आवास पर्वतीय क्षेत्र है। पौधों और जीव जंतुओं का आवास
उन्हें जीवित रहने के लिए भोजन, जल, वायु, आश्रय और अन्य आवश्यकता प्रदान करता है। कई प्रकार के पौधे और जंतु एक ही आवास में रह सकते हैं। आवास किसी क्षेत्र की जैव विविधता को निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आवास की चीज़ें दी गई हैं और क्यों वो इम्पोर्टेंट है वहाँ ये भी बताया गया है। वंस अगेन यहाँ पर एक वैज्ञानिक परिचय आ गया है सलीम अली के बारे में। सलीम अली जो होते हैं पक्षियों में विविधता का अवलोकन करने के लिए पूरे भारत में यात्रा करी। उन्होंने सभी पक्षियों की सूची तैयार की। ठीक है, आवासों को भी प्रलेखित किया, उनके पक्षियों की अत्यधिक विविधता के क्षेत्रों को अंकित किया, उनके संरक्षण के उपाय बताए। केवला देवगढ़, भरतपुर, राजस्थान, रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य, मंड्या, कर्नाटक ऐसे संरक्षित क्षेत्र के उदाहरण हैं। उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के पक्षियों पर 10 खंड की एक ऐतिहासिक पुस्तक श्रृंखला लिखी। भारत का पक्षी पुरुष और बर्डमैन ऑफ इंडिया भी उनको कहा जाता है। ठीक है, और 1976 में उनके इस योगदान के लिए उन्हें पद्म विभूषण भी दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक अगेन नया क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है एनसीईआरटी में, तो आप प्लीज़ इसको भी ठीक से करिएगा। इसके बाद है थल और जल पर रहने वाले पौधों और जंतुओं के आवास को थलीय आवास कहते हैं। जल में रहने वाले पौधों को जलीय आवास कहते हैं और जो दोनों रहते हैं उन्हें उभयचर जंतु कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है पौधे और जंतुओं के आवास की क्षति से वे अपने भोजन, घर और अन्य संसाधनों से वंचित हो जाते हैं। इससे जैव विविधता की हानि होती है। देखो, अगर वहाँ पर खाना नहीं होगा, उनके रहने का घर नहीं होगा, तो कॉमन सी बात है कि भाई जैव विविधता पर बिल्कुल असर पड़ेगा। और आप लोग भी देख रहे होंगे कि इस अर्थ पर हम लोग, देखो जो मनुष्य है वो बिना प्लांट्स के नहीं रह सकता, बट प्लांट्स या ये जो नेचर है, ये जो अर्थ है, ये जो बनी हुई है, ये हमारे बिना रह सकती है। ठीक है, हम उनके जीव को, अगर उनके एनवायरनमेंट को हम या उनके घर को, उनके खाने को नष्ट करेंगे ना, तो वो उसका इफ़ेक्ट हम पर भी पड़ेगा। ठीक है, हम पर भी पड़ेगा। ठीक है, तो फिर हमें क्या करना है कि अपनी जो एनवायरनमेंट है उसको सेव करके रखना है, जैव विविधता को बनाकर रखना है। ठीक है, आगे हमारे यहाँ पर दिया गया है भारत में बंगाल बाघ, चीता, गोंडावड़, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की संख्या मानवीय गतिविधियों के द्वारा आवासीय क्षति के कारण घट गई है। भारत सरकार ने हमारी जैव विविधता के संरक्षण के लिए अनेक परियोजना आरंभ की हैं। बंगाल टाइगर की घटती संख्या के संरक्षण के लिए 1973 में बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ की गई थी। चीता की संख्या को पुनर्स्थापित करने के लिए 2022 में चीता पुनर्वास योजना, चीता राइन रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट प्रारंभ की गई। इसी प्रकार गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में गोंडावड़ के आवासों को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। यानी कि अलग अलग हमारी जो गवर्नमेंट है इन लोगों को बचाने के लिए क्या कर रही है, अलग अलग प्रोजेक्ट चला रही है। और यहाँ से भी आपका, मैं फिर से कहूँगी कि इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की पूरे चांस है कि बंगाल टाइगर कब, आपका जो प्रोजेक्ट योजना है कब बनी हुई है, चीते के लिए कब बनी गई है, क्या उसका नाम है ना। तो ये चीज़ें आपकी वहाँ पर क्या है क्वेश्चन में पूछी जाएंगी। तो अगेन मैं आपसे कहूँगी कि आप प्लीज़ इन चीज़ों को थोड़ा और ध्यान से पढ़िएगा। फिर यहाँ पर है परंपरागत रूप से जो हमारे पेड़ पौधे हैं, मतलब परंपरागत का यहाँ पर मतलब है कि सिर्फ हम पौधों को क्या करते हैं कि पूजा के रूप में मान लेते हैं कि यहाँ पर पूजा कर देंगे। तो उससे क्या होता है, पूजा करने से उस पेड़ को क्या है कि एक तरह से उसका संरक्षण हो रहा है, लोगों की उससे आस्था जुड़ रही है और वहाँ पर कि उसको वो कंजर्व कर रहे हैं। तो उसे काटने की वो खुद भी हिम्मत नहीं करेंगे, ना ही किसी और को वहाँ पर उसे काटने भी देंगे। जिससे क्या होगा कि उसके प्रति वो एनवायरनमेंट हमारी जैव विविधता में बना रहेगा और हमारी जैव विविधता पर कोई भी ऐसा असर नहीं होगा जो किसी के लिए भी हानिकारक हो, है। तो बस यही बात इस पैराग्राफ में बताई गई हैं। मैं आपको पूरा पढ़ के नहीं बता रही हूँ, या थोड़ी बहुत चीज़ें हम देख लेते हैं कि औषधीय पौधे समेत विविध प्रकार के पौधे जंतुओं का घर होता है। संरक्षण स्थानीय समुदाय द्वारा किया जाता है। ठीक है, हानि पहुँचाने के लिए और उनको सामुदायिक रूप से संरक्षित जैव संपदा है। तो यानी कि वहाँ पर जैसे जंगलों में कुछ लोग होते भी हैं, जैसे रहते हैं वो, तो रहने के साथ साथ क्या होता है कि उनको वहाँ का वो एरिया दे दिया जाता है कि ठीक है भाई तुम यहाँ इतने साल से रह रहे हो, तुम इनकी पेड़ों की इतनी देखभाल कर रहे हो, तो ठीक है भाई तुम्हारे हाथ में, अब तुम उसको अच्छे से ध्यान से रखो और यहाँ की जो संपदा है वो तुम्हारी है और इसको संरक्षण भी तुम्हारे हाथ में है। ठीक है, तो वो उनसे कनेक्ट हो जाएंगे क्योंकि अपनी चीज़ पर ज़्यादा हमारा वो रहता है ना कि हमारे तो हम इसको कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, करने दे सकते हैं। तो बस
उसी चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट क्या करती है, नए नए प्लान्स लेकर आती रहती है, नई नई योजनाएं बिल्स आते रहते हैं हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड। तो ये सब चीज़ें होती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है और यहाँ पर लास्ट में ये वीडियो लगभग 1 घंटे की होने जा रही है। तो हाँ, यहाँ पर हमारी समरी दी गई है कि हमने क्या क्या पढ़ा है कि हमारी विविधता होती है, कई कई प्रकार के जंतुओं में उनकी भी समानता और भिन्नता के आधार पर बनाया जा सकता है। ठीक है, पौधे में जड़, तना, फूल, पत्ते, इनके इस आधार पर भी समांतर भिन्नताएं होती है और उनको समूह में व्यवस्थित करने के लिए समूहन भी किया जाता है। पौधों पे उनके तने, शाखा, पैटर्न के आधार, शाख, झाड़ी के रूप में समूह बनाए जा सकते हैं। पौधों के बीज में बीज पत्रों की संख्या आधार पर द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री पौधे होते हैं, है ना। एक बीज पत्रों में हमारे इस तरह की शिलाविन्यास और जड़ें जकड़ादार होती हैं। द्विबीजपत्री में जालिका होता है और जड़ें जो हमारी मूसला होती हैं। जंतु में अलग अलग प्रकार की गति होती हैं, उन्हें उसके हिसाब से भी हम समूह बना सकते हैं। क्षेत्रों की जैव विविधता बताई गई है। पर्यावरण परिस्थिति एक दूसरे पर क्या होते हैं, भिन्न होती हैं। ठीक है, पौधे जंतुओं में किसी विशेष स्थान पर जीवित रहने के लिए विशिष्ट विशेषताओं का अनुकूलन कहा जाता है। वह स्थान जहाँ पौधे जंतु रहते हैं उसे आवास कहते हैं। आवास के आधार पर जंतु पौधों के थलीय और जलीय के रूप में महसूस किया जा सकता है। आवास की क्षति से जैव विविधता की हानि होती है क्योंकि पौधे और जंतु को निवास स्थान अन्य संसाधनों से वंचित हो जाते हैं। अपने ग्रह को जीवन से परिपूर्ण बनाने के लिए जैव विविधता की रक्षा आवश्यक है ताकि पौधे जंतु बचे रहें और फलते फूलते रहें। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारे देखो उन्होंने एक्सरसाइज दी हुई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे 2 तरह के गेहूं हैं और ये राजमा है। तो इन्होंने पूछा है कि इसकी जड़ें और पत्ती बतानी है। ठीक है तो आप देख सकते हैं कि देखो पार्ट्स ऐसे ही हुए हैं। ठीक है ना, तो पार्ट्स हो रखे हैं इसमें, मतलब ये लाइन बनी हुई है बट आप इसको तोड़ नहीं सकते, अलग नहीं कर सकते हो, है ना। ये दिख बेशक रही है ये, बट इसको आप अलग नहीं कर सकते हो, है ना। तो इसकी जो हमारी पत्तियां होंगी वो पैरेलल उसका विनेशन होगा, मतलब जो उसका शिराविन्यास होगा, और जड़ें उसकी होंगी क्या, फाइब्रस रूट। ठीक है, ये हमारा राजमा है। अगर आप इसको ऐसे 2 पार्ट्स में अगर करोगे तो ये अलग अलग हो जाएगा इस तरीके से, है ना। तो इसकी जो आपकी पत्तियों का जो शिराविन्यास होगा वो रेटिकुलेटेड होगा, यानी कि जालिका रूपी होगा, और इसकी जो जड़ होगी वो कैसी होगी, टैप रूट, यानी कि मूसला जड़ यहाँ पर इसकी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे हो गए। इसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन और दिया गया है कि जो मनु की माँ है वो शाकवाट। देखो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं, है ना। सीटेट बहुत पसंद करता है इस तरह के क्वेश्चंस को। तो आप देखो, मनु की माँ एक शाक वाटिका है। एक दिन मिट्टी और मूली उखाड़ रही थी तो मनु ने बताया कि मूली एक प्रकार की जड़ है। मूली को सावधानी पूर्वक देखे तो मूली की बतानी है कि मूली की टैप रूट होती हैं और जो उसका विन्यास होता है जालिका रूपी होता है। भाई क्योंकि टैप रूट है तो फिर कॉमन सी बात है, जालिका रूपी होगा, है ना। इसके बाद यहाँ पर ये बकरियों में समांतर है कि देखो ये पर्वत में बकरी रहने वाली है, ये मैदान में है, दोनों बकरी हैं बट फिर भी अलग अलग है ना। तो डिफरेंस आ गया जगह का। तो ये सब यहाँ पर दिए गए हैं, ये क्वेश्चंस है। इन्हीं में से सीटेट परफॉर्म पूछता है, क्वेश्चंस फ्रेम करता है। इसके बाद यहाँ पर ये दिया गया है कि द्विबीजपत्री हमारी पौधा है तो उसकी मूसला जड़ होगी, और जैसे कि चना हमने ऊपर पढ़ा था। एक बीजपत्री पौधा है, जड़ जकड़ा है, और उसका उदाहरण है मक्का। ठीक है, इस तरह से क्या है हमारा ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो होपफुली आप सभी को ये अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने वेल एक्सप्लेन किया होगा। और कोई भी दिक्कत आई हो तो प्लीज़ आप एडजस्ट कीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आगे से उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। और जल्दी से जल्दी बिना समय बर्बाद करे मैं उसको पूरा करूँगी, जिससे कि आप कम समय में ज़्यादा चीज़ों को कवर कर सके। और मैंने इसमें कुछ भी नया ऐड नहीं किया है, ये NCERT ही है, नई वाली है। क्यूरियोसिटी जो जिज्ञासा अभी जो आई है अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो मैं सिर्फ सब वही ले रही हूँ। तो आपके लिए एग्ज़ाम में क्वेश्चंस यहाँ से ज़रूर फ्रेम होंगे, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, एक नहीं तो 2 बार, नहीं तो 3 बार। ठीक है, और उसी से ही पढ़ने से ही, और आप अपने नोट्स भी बहुत अच्छे से बना सकते हैं वीडियो को पॉज करके, या आपको सुनना है तो उसको 2x पे करके स्पीड को, तो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।